हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा आतिफ जुल्फ़िकार के हमरा उनके प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर, और इस तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो अहम पेशरफ्त हुई है वो दो बड़ी पेशरफ्तें हुई हैं। एक पेशरफ्त ये हुई है कि मियाँ शहबाज शरीफ कमोबेश 14 साल बाद गए हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और उनके सियासी रकीब चौधरी परवेज़ इलाही के हमरा, जो कि मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के अंदर। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PDM भी शामिल हो गई है तहरीक अदम एतमाद के मामले में। इस सारे मामले का नतीजा क्या है हम आपको बताएंगे और राजा जुल्फ़िकार अपनी राय देंगे और मैं कुछ आपसे मालूमात अपनी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले राजा साहब आप बताएं, आप कैसा देखते हैं ये जो डेवलपमेंट पर्टिकुलरली हुई है शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही की मुलाकात के हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। सबसे पहले तो देखने वाली चीज़ ये है कि हुकूमत को तो अभी 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं। हर दौर में ही अपोजिशन बातें करती रही कि अब हुकूमत चली जाएगी, अब हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ सीरियस मूव्स इससे पहले हमें नहीं नजर आई। अब हम देख रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ परवेज़ इलाही से मिलने जा रहे हैं, चौधरी बरदरान से, काफ लीग भी उनसे मिल रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी उनसे मिले हैं, काफ लीग जो है वो शहबाज शरीफ से भी मिली है, और तमाम जो सियासी इस वक्त मुल्क के कूते हैं वो सब एकदम मुतहरक हो गई और फाल हो गई। ऐसा हुआ क्यों है? अचानक ऐसी तब्दीली क्या आई है? तो इसमें जो सबसे बुनियादी तब्दीली ये आई है कि जो इस बारे में कहा जा रहा था जब से ये हुकूमत है, ये रोज़ाना हमें एक तकरार सुनने को मिलती है कि जी नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, लेकिन हमने ये देखा कि 3.5 साल तक जब तक नवाज शरीफ साहब ने तहरीक अदम एतमाद की हामी नहीं भरी, इस मुल्क के अंदर कोई सियासी मूव नहीं हो सकी। लेकिन लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने जब तहरीक अदम एतमाद की हामी भरी तो एकदम ही सारा सिनेरियो बदल गया और एकदम हलचल मच गई और दुनिया वो आनियाँ जानियाँ शुरू हो गई हैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी। मैं तो एक्सपेक्ट कर था कि आप शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सियासी हरीफ, लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी रकीब, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ के दरमियान एक तवील सियासी रकाबत मौजूद है, और बल्कि हम ये इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो एक बाकायदा पर्सनैलिटी क्लैश मौजूद है। दोनों का ये क्लेम है कि दोनों ने अपनी अपनी वज़ारत आला के दौर में जो नहीं ज़्यादा सर्व किया पंजाब को, और ये एक अच्छी अलामत है कि इन दोनों का जो मवाजना किया जाता है वो सर्व करने के हवाले से किया जाता है। वैसे सियासत तो एक दूसरे को गालम गलोच वाली तो चलती रहती है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि क्या जो तहरीक अदम एतमाद की मूव है ये कोई संजीदा मूव है? तो लग तो ऐसा ही रहा है कि इस दफ़ा ये मूव जो है वो कम से कम संजीदा है। अभी ये फाइनली कार्ड शो नहीं किया गया, आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का, लेकिन इसमें 2-3 सोचें और भी हैं कि एक तो पता ये चला है कि ये जो चौधरीज़ हैं इन्होंने ये कहा है कि जी पंजाब में पहले अगर मूव की जाए तो फिर वो साथ देंगे, उनको वज़ारत आला दी जाए तो उसके बाद मरकज़ में लाई जाए, तो अगर पंजाब में पहले आती है तो मरकज़ वाले वैसे ही अलर्ट हो जाएंगे। दूसरी, मरकज़ में भी अभी ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का कि अगर आई तो शायद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही आएगी, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो असद कैसर साहब वाला भी मौजूद है कि उस सूरत में अगर हो जाती है तो यकीनन वो कामयाब हो जाती है और वो वोट भी खुफिया होगा, ओपन नहीं होगा, वाला कानून भी नहीं लगेगा, और उसमें अगर स्पीकर साहब चले जाते हैं तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए एतमाद का वोट लेना शायद ज़रूरी हो जाए। तो इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है, जो ऑफ द रिकॉर्ड ज़राए हमें बताते हैं, चीज़ें पता चलती रहती हैं कि जो नंबर है तहरीक अदम एतमाद के लिए वो इस वक्त पहली बार अपोजिशन के पास पूरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरा है तो तहरीक अदम एतमाद में देर किस बात की, और ये फिर मज़ीद मुलाकातें दर मुलाकातें क्यों हो रही हैं? इस सिलसिले में जो हमारे ज़राए एजाज साहब उनका ये कहना है कि नंबर पूरा होने के बावजूद ये अभी इसलिए नहीं जा रहे कि वो आपको पता है ना कि वो थोड़ी बहुत तो गिनती में भी गड़बड़ हो जाती है कि वोट रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो वो कहीं उस तरह का मामला हो तो मामला इनके हाथ से निकल ना जाए अपोजिशन के हाथ से, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि एक खासा बड़ा मार्जिन उनके पास मौजूद हो, कम से कम 15 से 20 वोटों का इजाफी मार्जिन मौजूद हो, तो ताकि अगर कोई छोटा मोटा गड़बड़ हो भी जाए तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम ना हो सके। यही वजह है कि अब परवेज़ इलाही साहब और चौधरी बरदरान को इस वक्त सियासी मंजरनामे में मरकज़ियत इसलिए हासिल है कि अगर चौधरीज़
अपोजिशन के साथ चले जाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि बिल्कुल इसी तरह GDA, इसी तरह MQM, इसी तरह बाप, शायद ये सब भी अपोजिशन का रुख करें, लेकिन ये सब के सब फुट स्टेप्स को देखेंगे चौधरी बिरादरान के। अब एक बात ज़रूर है कि तहरीक-ए-एतमाद अगर आ भी जाती है और वो कामयाब हो जाती है फिर तो ठीक है, वो जो नवाज शरीफ सब चाह रहे हैं वही हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं भी कामयाब होती और वो नाकाम हो जाती है तब भी शायद हुकूमत, माजी का रिकॉर्ड ये बताता है एक ही दफ़ा तारीख में अदम एतमाद आई है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़, अगरचे कि वो नाकाम हो गई थी लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत बहरहाल कायम नहीं रह सकी थी। तो सिचुएशन है कि अगर तहरीक-ए-एतमाद का मेरे ख्याल में आ जाना एक बड़ी पेशरफ्त है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, चाहे वो कामयाब होती है या चाहे वो नाकाम होती है, हुकूमत के लिए दोनों सूरतों में मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आप अपनी कुछ हमें राय भी दें और अपने कुछ वो जो आपके ज़राए हैं उनकी ज़राए वाली खबरें भी बताएं कि असल में चल क्या रहा है। राय साहब, थोड़ा सा हिस्ट्री का आपने जिक्र किया तो मैं उससे शुरू करूँगा। 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद पेश की गई थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसको उस वक्त की जो ISI थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। उस वक्त जो फ़ौज थी, जनरल असलम बेग उसके आर्मी चीफ थे, वो उसकी हमायत में नहीं थे। उस वक्त के जो सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुखालिफ थे। तो तमाम क़ुव्वतें बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुखालिफ थी। 5 सिर्फ वोट चाहिए थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1 वोट से पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई थी और नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दिया गया था। इतनी बड़ी बड़ी कुव्वतों के होते हुए, यानी कि फ़ौज भी एक तरफ खड़ी है, सियासी जमातें तो उनका एक फ्रंट थी, मुस्लिम लीग नून और IJI ये फ्रंट थी। ये सारी जमातें इस्लामी और बाकी जमातें जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत के खिलाफ, ये सारी फ्रंट थी, पीछे फ़ौज थी और अलल ऐलान थी, छुप के भी नहीं थी। तो उस तमाम के बावजूद नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई और बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो जो मैदान है वो जीत गई थी। क्यों ऐसा हुआ था? असल बात यह है कि हुकूमत के पास बहुत सारे ऐसे इख्तियारात होते हैं, बहुत सारे ऐसे पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो अरकाने कौमी असम्बली को, अरकाने पार्लियामेंट को वो अल्योर कर सकते हैं, उनको फ़ायदे दे सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं, उनकी वफ़ादारियाँ ख़रीद सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उस एक्सपेरिमेंट में ये भी पता चला कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट अगर आपके साथ नहीं है तो ये नहीं है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप हार जाएं, आप जीत सकते हैं, शर्त ये कि आप दुरुस्त पते खेलते हैं। अब आ जाइए इमरान खान साहब के पास। इस वक्त तक राजा साहब मेरे पास जो मालूमात है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ है, बिल्कुल साथ है, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप कहेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है इसीलिए जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो शुरू हो गई है। जरदारी साहब आप क्रेडिट दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ को लंदन में, मैं क्रेडिट दूंगा आसफ अली जरदारी को, जो कि जिन्होंने सबसे पहले मुलाकात की है जाके शहबाज शरीफ साहब से, और उससे पहले नवाज शरीफ से रब्ते किए हैं। तो जरदारी साहब की ये मूव है, ये याद रखिए, और ये उनकी आज की पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये उनका कांस्टेंट मौक़िफ़ है। जब वो PDM का हिस्सा भी थे कि देखिए जो भी तब्दीली लानी है पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाएं। तो इस वक्त तो अगर देखा जाए नून लीग ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, और वो इसलिए तब्दील किया है कि क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं। आसफ अली जरदारी साहब उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब वो देखते हैं कि उन्हें हर सूरत में फ़ायदा मिलेगा। अब आप इस किस्से को भी देख लें, ये जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है, ये हार जाते हैं तो तब भी पीपल्स पार्टी को फ़ायदा है, और जीत जाते हैं तो तब भी पीपल्स पार्टी को फ़ायदा है। जीत जाएंगे तो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। अगर हार जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर मुस्लिम लीग नून के हैं पार्लियामेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा नंबर नून लीग के हैं कौमी असम्बली के अंदर, पीपल्स पार्टी के नहीं है। तो पीपल्स पार्टी उस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, देखिए जी इन्होंने ये भाग गए मौके पे, इन्होंने तो हमारा साथ नहीं दिया, ठीक है। नून लीग सबसे ज़्यादा नंबर होने के बावजूद लीड पे नहीं है इस सारी एक्टिविटी के, पीपल्स पार्टी लीड पे है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? पीपल्स पार्टी को हुआ। तो आसफ अली जरदारी को पूरा क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने ऐसे पत्ते खेले हैं कि जीत भी उनकी और हार भी उनकी, चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो ये मामला इस तरफ जा रहा है। और दूसरी बात, आखिरी बात मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो
इक़्तिदार उनका लूज़ कर गया। आपको इत्तेफाक की बात है, मेरी तहरीरें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है एक्सप्लेन करते हुए कि मैं इमरान खान साहब की हुकूमत का नाक़द हूँ। मैं उन पर तनकीद करने वालों की फहरिस्त में शामिल होता हूँ, तारीफ़ वाली फहरिस्त में शामिल नहीं होता हूँ। लेकिन जब फैक्ट्स बयान करने पड़ते हैं आपको, तो आप नाक़द हों या उनकी कि अच्छे लोगों की फहरिस्त में हो, वो नहीं देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए सामने नज़र क्या आ रहा है। सामने नज़र ये आ रहा है कि पहली बात तो ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कामयाब नहीं होगी कि अभी तक जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो टूट के नून लीग में चले जाएंगे, तो पहली बात तो ये नून लीग भी उन्हें कबूल करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि जिन हलकों के वो लोग हैं उन हलकों में ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के बंदे भी मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन अरकान पार्लियामेंट ने अपना पूरा कैरियर दाव पे लगाना है, और इस बात का भी पता नहीं है कि अगले इलेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा। इस बात का भी पता नहीं है। देखिए, 3-4 बातें याद रखिए। ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, है उनका किरदार। अभी विजिबली इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है। इसलिए इमरान खान के साथ खड़ी है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से ज़्यादा अनपॉपुलर है। इमरान खान भी अनपॉपुलर है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से ज़्यादा अनपॉपुलर है। शहबाज शरीफ, मैं एक आपकी वजह से वजाहत चाहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है या कि इस्टेब्लिशमेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है? ये दोनों में बड़ा फ़र्क है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर है ना, इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर है, तो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। उन्होंने नए सिपह सालार का फ़ैसला भी करना है, या मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनकी तोसी का फ़ैसला भी उनके हाथ में है। तो क्यों इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ करेगी प्राइम मिनिस्टर को? और ऐसा अनएक्सपेक्टेड आदमी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसे आप कभी भी कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, कोई भी फैसला तवक्को कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी तरफ से जाएं तो ये मामला जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में है, यानी कि आखिरी गोल इमरान खान के पास है। आखिरी जो जिसे कहते हैं ना, आखिरी कार्ड उनके पास है कि जो वो खेल सकते हैं। और आखिरी बात मैं ख़त्म करूँगा, बात लंबी हो रही है, कि हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं और पैनिक में भी हैं। वो पैनिक में भी, उनकी जो तकारीर आ रही हैं वो भी थोड़ी सी पैनिक में है। तो ये याद रखिए कि नो कॉन्फिडेंस 2/3 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी पेश की जाए ना, तो वो भी पैनिक में होता है, उसे भी खौफ होता है कि ये क्या होगा। ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार से नहीं गिराएगी, लेकिन उनके इक़्तिदार को एक कट ज़रूर लगेगा, एक धचका ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो ये धचका है, धचका हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, अभी वो यहीं पर हैं। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि ये कट हुकूमत को लगता कहीं अपोजिशन को ना लग जाए। अगर अपोजिशन के वोट कम निकल आए नो कॉन्फिडेंस की मूव के दौरान, तो मुझे बताएं ये कट गवर्नमेंट को लगेगा या अपोजिशन को लगेगा? आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हम फाइनल नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब जा रहे हैं तो जी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वो बड़े एक्टिव हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास है, और ये गवर्नमेंट के पास खाली अखलाकी जवाज़ ही नहीं होता वफ़ादारियाँ ख़रीदने का, गैर अखलाकी जवाज़ भी होता है। पैसे भी दिए जाते हैं, ओहदे भी दिए जाते हैं, परमिट भी दिए जाते हैं। तो मैं बड़े अदब से कहूँगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, अपोजिशन ने कम अज़ कम पहली दफ़ा गुज़िश्ता 4 सालों में पहली दफ़ा पता लग रहा है कि अपोजिशन कोई है। अब आखिरी 17 माह है इमरान खान साहब के, उनके इक़्तिदार के अंदर आखिरी 17 माह है। आखिरी 17 माह में अब इमरान खान साहब और ख़ुद अपोजिशन जो है वो अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन भी होने, फिर उसके बाद आम इंतखाबात भी होने। फैसल वाउडा जो है उनको नाहल कर दिया गया, अपोजिशन बड़ी खुश हुई, अपोजिशन ने तारीफ़ें की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो क्रेडिबिलिटी किसकी बनी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और अगर बल्दियाती इलेक्शंस में यही जो अपोजिशन है वो इलेक्शन हार जाती है, तो कल तो गवर्नमेंट के पास उस बात का इख्तियार होगा, वो कहेगी देखें जी आप तो इस इलेक्शन कमीशन पे की तारीफ़ें करते थे, आज क्या बदल गया?
तो ये बातें हैं जो बड़ा कैनवस होता है, उसमें ये चीज़ें चलती हैं, कुछ मूव्स होती हैं जो खेली जाती हैं मुखालफिन को धचका देने के लिए। मुझे ये बात समझ में आ रही है, आपकी एक राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सईद। नाज़रीन, आपने सुना एजाज सईद साहब की जो राय थी कि हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है, एजाज साहब की बात पे मैं भी मुतफिक हूँ कि हुकूमत वक्त के पास जो है बहुत सारी ताकत होती है, उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास परमिट भी होते हैं, उसके पास कोटे भी होते हैं, उसके पास ठेके भी होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इदारों की सरबराही होती है जो बतौर सियासी रिश्वत भी दी जाती है। और किसी भी हुकूमत जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको हटाना बहरहाल आसान काम नहीं होता। अलबत्ता ये बात एक चीज़ जिस पे मैं भी मुतफिक हूँ और एजाज सईद भी मुतफिक हैं, इन्होंने कहा कि अगर आ जाती है तरीक़ा तो बेशक वो नाकाम भी हो जाए, लेकिन एक कट ज़रूर लग जाता है, एक दफ़ा हुकूमत शेख ज़रूर हो जाती है। यही बात मैंने भी आपसे अर्ज़ की कि माजी का रिकॉर्ड भी ऐसे कि जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तरीक़ा तो नाकाम हो गई थी, लेकिन वो हुकूमत बहरहाल हिल के रह गई थी और उसके बाद वो अपना वजूद बरकरार कुछ अर्से बाद नहीं रख पाई थी। तो ये तहरीक एतमाद आती है, मेरे ख्याल में उसकी कामयाबी के इम्कानात हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है कि वो न्यूट्रल रहती है, तो फिर तो वो तहरीक एतमाद कामयाब हो जाएगी। अगर ये सियासत का खेल सियासी खिलाड़ियों पर छोड़ दिया जाएगा तो फिर शायद अपोजिशन के जो खिलाड़ी हैं वो इस मामले में ज़्यादा शातिर हैं चालें चलने के वाले से। लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि एजाज सईद का ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खड़ी रहती है, तो फिर ये तहरीक एतमाद नाकाम हो सकती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है जिस पर हम दोनों मुतफिक हैं कि हुकूमत ज़रूर हिल जाएगी, इसको एक धचका ज़रूर पहुँचेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।